नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं संभल मस्जिद की। संभल मस्जिद जिसको कल्कि मंदिर कहा गया है और ये कहा गया है कि भगवान का 24वां अवतार, यानी कि भगवान अब 24वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे। संभल मस्जिद को या संभल की जामा मस्जिद या जामी मस्जिद उसको कहा गया। उस मस्जिद को उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, कल्कि मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने लताड़ा है और मस्जिद कमेटी से कहा है कि आप अपने अंदर के डिस्प्यूट अपने घर में सॉल्व करें। अपने घर में सॉल्व करने का मतलब है कि पहले आप ये तय कर लीजिए, क्योंकि 2 पिटीशनें आई हैं मस्जिद कमेटी की तरफ से। एक तो सेक्रेटरी ने फाइल की है, एक सदस्यों ने फाइल की है। दोनों की प्ली तो सेम है, लेकिन तरीका दोनों का, रीजनिंग दोनों की अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ 2 अपीलें आएं, ये अस्वाभाविक है। तो मैं आपके इंटरनल कमेटी के मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हम इस कमेटी के अंदर के डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते कि आपकी कमेटी क्या मांग रही है और आप लोग कैसे तय करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग मिलकर अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लीजिए और डिस्प्यूट सॉल्व करके हमारे पास आइए। हम आपको अवसर देते हैं। अंदाजा ये है कि 1 हफ्ते में आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आप हमारी अदालत में आएंगे। अन्यथा हमको अगर अंदर घुसना पड़ा तो फिर बहुत अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा। ये पहले वो डिस्प्यूट सॉल्व हो कि आप में से असली मस्जिद कमेटी का अधिकारी कौन है। अब इस मामले को पूरा समझना है। मैं समझता हूं कि इसकी लीगल एनालिसिस, खासतौर से लीगल फैटर्निटी के लोगों को, खासतौर से वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, खासतौर से वो लोग जो जुडिशियल सर्विसेज में हैं, खासतौर से वो लोग जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कानूनी बैकग्राउंड, चूँकि आप अगर आपके नज़र में कोई बात आती है, आपसे इंटरव्यू भी होता है, तो ये जो इंटरव्यू आपका यूपीएससी में होता है या पीएससी में होता है या जुडिशियल सर्विसेज का होता है, इसमें आप सामान्य लोग जैसे चर्चा करते हैं वैसी बातें नहीं करेंगे। जैसे यूट्यूब और व्हाट्सएप पर चर्चा होती है वैसे पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको उसके लीगल बैकग्राउंड बताने पड़ेंगे कि आखिर उसके पीछे का लीगल बैकग्राउंड क्या था और उसके कानूनी प्रावधान क्या थे। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि संभल की जो जामी मस्जिद है, उस मस्जिद में विवाद क्या हुआ। एक बात तो तय है कि देश भर में मंदिर तोड़कर मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिदें बनाई थी। इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई संशय नहीं है। ऐसे मंदिरों की संख्या भी एक बार विश्व हिंदू परिषद ने निकाली थी, तो ऐसा अनुमान है कि 38,000 मंदिर कुछ ऐसे हैं जो कि मस्जिदें हैं जो कि देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई। हालांकि स्वतंत्र होने के बाद नेहरू सरकार को चाहिए था कि जब पाकिस्तान मिल गया तो इन मस्जिदों को पुनः मंदिर बना दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से 1991 में उस समय की कांग्रेस की सरकार ने एक कानून और पास कर दिया जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया, और ये कहा गया कि 47 में जो उसका स्टेटस है वो स्टेटस मेंटेन रहेगा, केवल अयोध्या वाले मामले को छोड़कर, चूंकि अयोध्या का मामला ऑनरेबल कोर्ट के अंदर था। लेकिन अब जामी मस्जिद में जो प्रश्न आया वो खतरनाक है। हरिशंकर जैन जी, मैं उनको लंबे समय से जानता हूं, वो इस तरह के केसेस पिछले 30 वर्ष से या 35 वर्ष से उठाते आए हैं। उनकी आयु हो गई, वो इस तरह के केसेस उठाते आए हैं। हरिशंकर जैन जी ने एक पिटीशन सिविल कोर्ट में फाइल की संभल की, और उस पिटीशन में उन्होंने कहा कि इसमें हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए, और ये जो मस्जिद है ये मस्जिद नहीं है, ये एक्चुअली कल्कि मंदिर है, इसलिए इस मंदिर में हमें प्रवेश दिया जाए, हिंदुओं को प्रवेश दिया जाए। ऐसे 4-5 और कई एक हिंदुओं ने इस तरह की पिटीशन डाली। अब इसमें 2 लैकुना थे। लैकुना ये था कि एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, और दूसरा विषय ये था कि ये जो मंदिर है या मस्जिद है, इसको संरक्षित किया गया है एएसआई के पास 1958 के कानूनों के अनुसार। अब ये संरक्षित है का मतलब सरकार है वहां पर, भले ही मैनेजमेंट मस्जिद कमेटी देख रही हो, तो सरकार है तो सरकार को पार्टी बनाने के लिए सीपीसी के सेक्शन 80 का नोटिस जारी होता है। सीपीसी सेक्शन 80 ये कहता है, आप अक्सर आपने सुना होगा 80 सीपीसी का नोटिस जारी करना है।
80 CPC का नोटिस का मतलब है कि जहां कहीं भी सरकार है पार्टी, उसको 2 महीने का एडवांस में नोटिस दिया जाना चाहिए, तभी केस फाइल हो सकता है, अदरवाइज केस फाइल नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 80 का क्लॉज 2, सेक्शन 80 का क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें आवश्यक नहीं है कि उनको नोटिस दिया जाए, तो कोर्ट उस पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। जब हरिशंकर जैन जी ने उसको चैलेंज किया तो ऑनरेबल कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दे दिया, एक सर्वे कमीशन बना दिया कि भाई इसको पहले सर्वे किया जाए। और उन्होंने ये कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये संरक्षित इमारत है और ये इमारत ASI की इमारत है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें आड़े आता ही नहीं है। ये आदेश संभल में सिविल कोर्ट ने कर दिया और उन्होंने फॉलो किया होगा, जो मैं समझता हूं कि काशी का केस था, काशी विश्वनाथ का, उस केस को उन्होंने फॉलो किया होगा और अयोध्या के केस को फॉलो किया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काशी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाने से पहले सर्वे होना आवश्यक है, इसलिए सर्वे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सर्वे ही बताएगा कि वाकई में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, अंदर मस्जिद है या मंदिर है, मंदिर के अवशेष हैं या नहीं हैं, मस्जिद वहां पर बनी दिखाई दे रही है, बाहर बोर्ड मस्जिद का दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ओरिजिनल सिचुएशन क्या है, क्या ओरिजिनली वो मंदिर है। अगर वो ओरिजिनली मंदिर है तो सर्वे रिपोर्ट में आएगा, तो सर्वे रिपोर्ट के बाद ही आगे कुछ हो सकता है, इसलिए वकीलों का एक सर्वे कमीशन बना दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो चैलेंज हुआ, मस्जिद कमेटी ने चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि सेम बात जो नीचे वाले कोर्ट ने कहा था, क्योंकि ये संरक्षित इमारत है और चूंकि ASI के पास संरक्षित इमारत है, इसलिए ये सरकार के कब्जे की इमारत है, सरकार इसमें बैठी हुई है, अतः यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई काम नहीं है, इस पर काम आगे हो जाना चाहिए। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में उस समय ऊधम हुआ तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत हुआ करती थी, उन्होंने सभी प्रकार के मंदिर खोजू जो केसेस थे उनको स्टे कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैलिडिटी तय नहीं हो जाती, तब तक किसी भी मस्जिद के खिलाफ मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं आ सकता और कोर्ट को राइट नहीं होगा कि कोर्ट उसको सुन ले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला जब स्टे हो गया था तो स्टे का मतलब ये नहीं था कि फॉरएवर स्टे, स्टे का मतलब उसकी तारीखें पड़ेंगी। अब वो मामला ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा की अदालत में पेंडिंग है, उनकी अदालत में मामला आया तो मालूम पड़ा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2 कमेटियां आ गई। एक सचिव के माध्यम से आई, जो मस्जिद कमेटी का सचिव है, और दूसरा बाकी सदस्यों की तरफ से आई। मस्जिद कमेटी के सदस्य का तर्क ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये था और बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल और ये बड़े बड़े वकील खड़े हुए, जिनकी 30-30, 40-40 लाख रुपया एक हियरिंग के पैसे होते हैं, वो खड़े हुए और ये बात आई कि भाई सिग्नेटरी तो सिग्नेटरी है और सेक्रेटरी तो मस्जिद कमेटी का मुख्य आदमी है, इसलिए सेक्रेटरी के माध्यम से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे और यहाँ भी आए हैं। और सेक्रेटरी का कहना यह था कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, अतः ये सर्वे कमीशन नहीं अपॉइंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वे कमीशन अपॉइंट करने से पहले मस्जिद कमेटी की बात भी सुनी जानी चाहिए और प्रॉपर सेक्शन 80 का नोटिस होना चाहिए सरकार को। ना तो सरकार को नोटिस हुआ, क्योंकि सरकार को नोटिस हुआ तो सरकार प्रेजेंट नहीं हुई, इसलिए उनकी एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया। और दूसरी जगह पर हमको तो बुलाया ही नहीं, हमको तो सुना ही नहीं, सीधा सर्वे कमीशन कैसे बैठ गया। हमको बिना सुने हुए ये आदेश ऑडी अल्टरम पार्टम है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है। और अगर ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है तो फिर ये मामला जो है वो ऑर्डर ही गलत है। एक तो ये है। दूसरे का कहना ये है कि ये संरक्षित इमारत अगर है तो संरक्षित इमारत होने के नाते इस मामले में आपको प्रोसीजर और भी अडॉप्ट करना चाहिए था। 80 का से 80 CPC का नोटिस होना चाहिए था और बाकी काम होने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने कहा कि ये डिस्प्यूट को आप अपने घर में सॉल्व कर लीजिए, पहले ये तय कर लीजिए कि मस्जिद कमेटी कौन सी है और आप अपनी एक मीटिंग बुलाइए
यानी कि कमेटी की मीटिंग बुलाइए और वहाँ रेजोल्यूशन पास करिए। रेजोल्यूशन पास करने के बाद जब निर्णय हो जाए तब हमारे पास आइए, अदरवाइज हम 1 हफ्ते का आपको टाइम देते हैं और 1 हफ्ते के बाद अगर आपका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तो फिर हमें इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, और हमें इंटरवीन करना पड़ा तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ इसके पीछे ये भी संभव है कि मस्जिद कमेटियाँ 2 मामले लेकर आई ताकि 2 वकीलों को सुना जा सके। इसमें ये भी संभव है कि वो इसलिए लेकर आए हैं ताकि उनको अधिक अवसर मिल जाए, और ये भी संभव है कि मस्जिद कमेटी का डिस्प्यूट इतना बड़ा हो जाए कि ये स्टे ही बना रहे और मस्जिद कमेटी का डिस्प्यूट वैसा ही जारी रहे। यानी कि मस्जिद कमेटी का डिस्प्यूट 2, 4, 5 साल तक चलता है, तब तक हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाए, हो सकता है केंद्र में सरकार बदल जाए और उनको उसका कुछ लाभ हो जाए। मैं समझता हूं कि ये उनके पीछे का जो भाव है वो कुछ इसी प्रकार का है, और आगे इस पर जो होगा उस पर हम लोग निश्चित तौर से चर्चा करेंगे। पर अभी मस्जिद कमेटी आपस में मुझे लगता है कि कुछ बड़ा खेलने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। ये भी टैक्टिक हैं केस को डिले करने के, केस को आगे पेंडिंग में ले जाने के, या ज़्यादा सुनवाई करवाने के, या हम भी सुने जाएं, ऐसा कुछ। मैं समझता हूं कि सर्वे कमीशन का जो ऑर्डर है, सर्वे करने का जो ऑर्डर है संभल मस्जिद का, वो ऑर्डर अपने आप से कंप्लीट ऑर्डर होता है, क्योंकि उसमें अभी ना तो जुरिडिक्शन तय हो रहा है, मतलब ना तो वो तय हो रहा है कि भाई राइट और ड्यूटीज़ या मालिकाना हक, अभी तो केवल सर्वे हो रहा है। सर्वे एक प्राइमरी इंटरप्रेटरी टाइप का ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर ऐसा नहीं है जो बहुत लीगली कोई इफेक्ट डालता हो, इसलिए सर्वे कमीशन पर ही ये लोग भिड़ कर इसको लंबा आगे पेंडिंग करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है इनका मूल विचार है। आगे इस पर जो बात आएगी हम लोग निश्चित तौर से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।